The first question of this session is, which branch of philosophy deals with question what is knowledge? कि ऐसा कौन सा ब्रांच है फिलोसफी का जो कि व्हाट इज नॉलेज वाला जो क्वेश्चन है उसी को डील करता है। ऑप्शन मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक, एपिस्टेमोलॉजी। आप लोग को पता ही है मेटाफिजिक्स जो है ये जो रियलिटी को डील करता है, लॉजिक को डील करता है, एस्थेटिक ब्यूटी कोड ये सब के ऊपर डील करता है, एपिस्टेमोलॉजी डील करता है नॉलेज के ऊपर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। सी, these are some of the branches of philosophy and their meaning and the key questions related to the respective branches। तो फर्स्ट ब्रांच जो आता है वो है मेटाफिजिक्स, जो कि रियलिटी को स्टडी करता है, नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को जहां हम लोग स्टडी करते हैं। और ये क्वेश्चन लाइक व्हाट इज रियल, डज गॉड एग्जिस्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट and their properties, such kind of questions have been composed or answered by metaphysics। हो गया कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन को मेटाफिजिक्स के थ्रू ही एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए ब्रांच जो वो है एपिस्टेमोलॉजी, जो कि डील करता है कि स्टडी ऑफ नॉलेज, उसी का नेचर, उसी का सोर्सेस, लिमिट्स एंड वैलिडिटी को ये डील करता है। और क्वेश्चंस लाइक व्हाट कैन वी नो, how do we acquire knowledge, what justifies our belief, हो गया इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन को ये डील करता है। नेक्स्ट अगर हम एथिक्स को देखें तो एथिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल, गवर्निंग बिहेवियर, कि ये एक तरह का जो हमारा मोरल प्रिंसिपल है इसी को डील करता है, जो कि हमारा बिहेवियर को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। और इसके लिए क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, what constitute a good life, what should we act toward other, हो गया इस तरह का क्वेश्चंस को ये क्या करता है कि आंसर करता है। नेक्स्ट लॉजिक जो है ये एक तरह का स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन, कि जहाँ हम लोग रीजनिंग्स लगाते हैं, आर्गुमेंट करते हैं लॉजिक के थ्रू और रीजनिंग के थ्रू, हो गया तो इसको हम लोग लॉजिक बोलते हैं। और यहाँ जो वैलिड आर्गुमेंट है, हो गया, और उसके साथ साथ गुड एंड बैड रीजनिंग को यहाँ हम लोग कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग लॉजिक ब्रांच में उसको क्या करते हैं कि आंसर करते हैं। नेक्स्ट है एक्जियोलॉजी, जहाँ की हम लोग स्टडी ऑफ वैल्यू जजमेंट का बारे में बात करते हैं। और इसीलिए यहाँ व्हाट इज वैल्यू, हाउ डू वी एसेस ब्यूटी एंड आर्ट, इस तरह का क्वेश्चन को यहाँ हम लोग एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक, जहाँ के हम लोग ब्यूटी, आर्ट, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, हो गया उसके ऊपर स्टडी करते हैं, जहाँ की व्हाट इज ब्यूटी, हाउ डू वी इवैल्यूएट आर्टिस्ट वर्क, हो गया इस तरह का क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। उसके बाद मेटाफिजिक्स का एक दो ब्रांचेस देखने के लिए, सब ब्रांचेस देखने के लिए मिलता है, एक ऑन्टोलॉजी और दूसरा वाला है कॉस्मोलॉजी। और ये ऑन्टोलॉजी जो होता है ये जो हमारा स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, इसी के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। सही कि ये रियलिटी के ऊपर डील करता है, लेकिन ये डील करता है स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, कि हमारा एग्जिस्टेंस, ये दुनिया कैसे बना, हो गया इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का जो चीजें हैं वो ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट कॉस्मोलॉजी, और इन्वेस्टिगेट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, कॉस्मोलॉजी जो है, जो ये यूनिवर्स जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह का चीज को ये डील करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डील्ड विद द बाय ऑन्टोलॉजी। सी, इसको हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं, ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है। ऑप्शन मैटर, माइंड, आइडियाज, बीइंग्स, ओके, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑन्टोलॉजी डील कर रहा है। जो आंसर है वो है बीइंग, जो कि हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ये ऑन्टोलॉजी जो है इसी को कौन डील करता है, क्या डील करता है, स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, हो गया कि हमारा जो बीइंग है उसी को डील करता है हमारा ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स
for an inquiry into the elemental nature of the universe and the things in it। कि इनमें से कौन सा क्या करता है, प्रोवाइड फॉर एन इंक्वायरी इनटू द एलिमेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, कि ये जो हमारा एलिमेंटल्स नेचर ऑफ यूनिवर्स और एंड द थिंग्स इन इट्स, और उनमें से जो चीजें हैं उसी को कौन डील करता है। ऑप्शन मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मेटाफिजिक्स। सी कि ये मेटाफिजिक्स ब्रांच जो है वो डील करता है क्या, फंडामेंटल्स नेचर ऑफ रियलिटी एंड द यूनिवर्स। और यहाँ क्या पूछा गया है कि फंडामेंटल्स यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है इंक्वायरी इनटू द एलिमेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, एलिमेंटल नेचर, और इसके लिए एलिमेंटल नेचर के लिए आंसर क्या है, मेटाफिजिक्स है, क्योंकि मेटाफिजिक्स ब्रांच जो है वो स्टडी करता है जो यूनिवर्स है उसी का जो फंडामेंटल्स नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, फंडामेंटल्स नेचर ऑफ द यूनिवर्स क्या है। ओके, तो इस तरह का चीज वो स्टडी करता है, इसके लिए मेटाफिजिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये मेटाफिजिक्स जो है आपको पता ही है, ये द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। ओके, ये फिजिकल यूनिवर्स जो है उसको स्टडी करना और ये रियलिटी जो है उसको स्टडी करना, तो ये मेटाफिजिक्स का मेन गोल है। ओके, और ये क्वेश्चन लाइक व्हाट इज रियल, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट इज बियॉन्ड द स्टार। ओके, इस तरह का क्वेश्चन को ये एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। ओके, कि कौन सा इनमें से नेचर नहीं है फिलोसफी का। ऑप्शन planned attempt for the search of truth, collective assemble of various viewpoint, science of knowledge, totality of man's creative ideas। Answer of this question is option D, that is totality of man's creative idea is not a nature of philosophy। See कि यहाँ बोला गया है planned attempt for the search of truth। हाँ, ये तो एब्सोल्युटली एक क्या है, नेचर है फिलोसफी का, क्योंकि फिलोसफी में हम लोग क्या करते हैं कि ये एक अटेम्प्ट करते हैं कि एक्चुअल्स में ट्रूथ क्या है। ओके, ट्रूथ क्या है वो एक तरह का वो उसका जो आंसर है उसको पाने के लिए एक अटेम्प्ट करते हैं, तो इसलिए दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट, कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस पीपल। कि फिलोसफी जब दिखते हैं तो यहाँ बहुत सारे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, लॉजिक के ऊपर बेस करके बहुत सारे डिबेट डिस्कशन होता है। ओके, और लास्ट में कलेक्टिवली क्या होता है कि एक व्यू पॉइंट्स में वो लोग कंक्लूड करते हैं या कभी कभार को कंक्लूड नहीं भी करते हैं, तो इसीलिए ये इसी को बोला जाता है कलेक्टिव असेंबल्स ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट। और साइंस ऑफ नॉलेज, हाँ ये तो साइंस ऑफ नॉलेज ही है। और टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ क्रिएटिविटी का बात, मैंस क्रिएटिव आइडियाज की बात नहीं करते। सो दीज आर सम ऑफ द नेचर ऑफ फिलोसफी। फर्स्ट वन इज क्रिटिकल इंक्वायरी। की देखिए, जब हम लोग फिलोसफी का बात कर रहे हैं तब यहाँ हम लोग क्रिटिकली इंक्वायरी करते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं रिगोरियस क्वेश्चनिंग एंड जो एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड बिलीव्स, और उसके साथ साथ जो लॉजिकल रीजनिंग, सिस्टमेटिक थिंकिंग, इसी के ऊपर हम लोग ज़्यादातर थोड़ा फोकस करते हैं। और यहाँ जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, हो गया, रियलिटी को लेकर, नॉलेज को लेकर, मोर्टलिटी को लेकर, मोरालिटी को लेकर, यहाँ हम लोग उसी को एड्रेस करते हैं, उसी को पूछते हैं। और ये फिलोसफी जो है ये एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन है, क्योंकि आज का डेट में जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी डिसिप्लिन है, वो सारे के सारे डिसिप्लिन्स का जो जन्म है, जो ओरिजिन है, वो कहीं ना कहीं फिलोसफी से ही हुआ है। और इसीलिए ये जो फिलोसफी है ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन है, और ये एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क देता है बहुत सारे मेथोडोलॉजी को, और लगभग हर एक मेथोडोलॉजी को, हर एक डिसिप्लिन को। नेक्स्ट जो है सर्च फॉर ट्रूथ की, यहाँ फिलोसफी में हम लोग क्या करते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, हो गया, एग्जिस्टेंस के बारे में, एथिक्स के बारे में, एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है,
किस तरह का एथिक्स है। ओके, इसी को हम लोग फिलोसफी में ही स्टडी करते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि ये सर्च फॉर ट्रूथ है। और उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग प्रोसेस रेदर देन हाँ, और ये फिलोसफी जो है ये एक तरह का ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप अगर देखेंगे इसी का तो शुरुआत तो कभी हुआ था लेकिन इसका एंड कभी नहीं होता है। ये हर वक्त कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करता है, वो क्वेश्चनिंग्स क्या करता है, एक नया चीज को लेकर आ जाता है। ओके, तो ये एक तरह का सर्च फॉर ट्रूथ है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रियलिटी की यहाँ हम लोग बीइंग, काजेशन, टाइम एंड स्पेस इसी के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को एग्जामिन्स करते हैं और इसीलिए ये इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ रियलिटी। यहाँ हम लोग को रिलेशनशिप बिटवीन एंटाइटीज एंड गवर्निंग प्रिंसिपल जो है उसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसी का एक प्रिंसिपल है रैशनल डिस्क्लोजर, क्योंकि यहाँ हम लोग जो लॉजिकल एनालिसिस है, कोहेरेंस, आर्गुमेंटेशन है, ओके, वो दिखने के लिए मिलता है। इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है जैसे कि फिलोसोफर है प्लेटो, अरिस्टोटल, कांट है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट ओवर टाइम्स है वो एक तरह का की रोल प्ले किया है कि ये फिलोसफी को एवॉल्व कराने के लिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यहाँ चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज ऑल ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑलवेज बीन ग्रेट। ऑप्शन लीडर, स्पीकर, एजुकेटर, हेलर। कि ऑल जो बहुत बड़े बड़े जो फिलोसोफर रहे हैं दुनिया में वो ऑलवेज ग्रेट क्या रहे हैं। तो आंसर ऑफ दिस सेशन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एजुकेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द चीफ गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म्स। कि आइडियलिज्म के हिसाब से जो चीफ गोल है वो क्या है। ऑप्शन सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, सेल्फ रियलाइजेशन, एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, all of the above. Answer of this question is option B, that is self-realization. So obviously this is the answer and this is a very easy question for all. See, this is something a little bit about idealisms. Idealisms philosophy जो है ये एक तरह का philosophy है which asserts that ideas are the only true reality, जो कि believe करता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही reality है, वो है idea। ओके, और ये एम्फासाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज अवर मटेरियल एग्जिस्टेंस। और ये किसी के ऊपर एम्फासाइज करता है माइंड के ऊपर, एम्फासाइज करता है स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर। लेकिन अगर हम देखिए तो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसी को ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंस नहीं देता है। एम्फासिस किसी के ऊपर देता है, माइंड के ऊपर देता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर देता है, आइडियाज के ऊपर देता है। ओके, और उसके साथ साथ इसी के हिसाब से जो मटेरियल वर्ल्ड है वो ट्रांसिएंट है, लेकिन आइडियल और जो वैल्यूज है वो इटर्नल है और वो अनचेंजिंग है। ओके, वो आइडियलिस्ट फिलोसोफर के हिसाब से ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो ट्रांजिशनल है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम देखिए ये जो आइडिया है, वैल्यू है, वो इटर्नल है जो कि कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखिए आइडियलिज्म्स का, तो फर्स्ट तो ये आइडियलिज्म जो है उसका नाम के हिसाब से भी ये किसी के ऊपर डील करता है, आइडियाज के ऊपर बिलीव करता है। ओके, ये लोग क्या बिलीव करते हैं, द माइंड एंड इट्स आइडियाज आर द प्राइमरी रियलिटी। कि ये लोग के हिसाब से जो हमारा माइंड है और वहाँ जो आइडियाज है वो है प्राइमरी रियलिटी। ओके, वो ही रियल है और मटेरियल्स वर्ल्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही कम सिग्निफाइड है इन कंपेयर टू आवर मेंटल वर्ल्ड आइडियाज। ओके, और उसके बाद ये लोग फोकस करते हैं मोरल एंड एथिकल एम्फासाइजेस। आइडियलिज्म ज्यादातर स्ट्रेस करता है जो इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज, एथिकल्स बिहेवियर, उसी के ऊपर ज्यादा करके फोकस करता है। और इसलिए इसी का जो इसका हिसाब से जो एजुकेशन का एम है वो क्या होना चाहिए, टू डेवलप कैरेक्टर एंड इंस्टिल हायर वैल्यूज इन स्टूडेंट। ओके, कि जो स्टूडेंट का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो करवाना चाहिए एजुकेशन के थ्रू, और स्टूडेंट के अंदर एक तरह का हायर वैल्यूज जो है उसी को इंस्टिल करवाना चाहिए आइडियलिज्म के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम देखें रोल ऑफ द टीचर, और नेक्स्ट जो की कैरेक्टरिस्टिक है आइडियलिज्म के हिसाब से
टीचर्स का जो की रोल है वो क्या है? द टीचर इज व्यूज एज ए गाइड एंड ए मोरल एग्जाम्पलर फॉर स्टूडेंट। एक टीचर जो है वो कैसे दिखाया जाना चाहिए कि एक गाइड का तरह दिखाया जाना चाहिए और एक तरह का मोरल एग्जाम्पल का जैसे काम करना चाहिए, जिसको कि स्टूडेंट्स आइडियल्स मानेंगे और उसी का पर्सनालिटी से कुछ सीख सकेंगे। नेक्स्ट, ये टीचर आर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर स्टूडेंट टू परस्यू ट्रूथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। और ये टीचर इस तरह का होना चाहिए जहाँ से कि स्टूडेंट्स इंस्पायर हो सके और जो ट्रूथ है, सेल्फ रियलाइजेशन है, उसके ऊपर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट, करिकुलम्स फोकस, और ये आइडियलिज्म्स बोलते हैं, आइडियलिस्टिक फिलोसोफर बोलते हैं। आइडियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करवाना चाहिए, मोरल्स डेवलपमेंट करना चाहिए, और इसके लिए लिटरेचर, फिलोसफी, एथिक्स, आर्ट, ये 4 सब्जेक्ट जो है वो करिकुलम में होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये लोग एम्फासाइज करते थे ह्यूमैनिटीज को स्टडी करने के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का पर्सनल ग्रोथ के लिए ह्यूमैनिटीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट ह्यूमैनिटीज एक इंडिविजुअल्स का, एक चाइल्ड का जो पर्सनल ग्रोथ है वो अच्छे से कभी हो नहीं सकता। दिस इज द बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म्स और आइडियलिस्टिक फिलोसोफर। नेक्स्ट, अगर मेथड ऑफ टीचिंग को अगर हम देखिए तो ये लोग सॉक्रेटिक्स मेथड, जिसको हम डायलॉग मेथड और क्वेश्चनिंग मेथड्स बोलते हैं, उसी को यूज करने के लिए बोल रहे थे। और इसी के थ्रू, और ये जो क्वेश्चनिंग और डायलॉग मेथड ये क्या करता है, स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाता है। और उसके साथ साथ ये जो है ये लोग एम्फासाइज कर रहे थे डिस्कशंस के ऊपर, रिफ्लेक्शंस के ऊपर, सेल्फ एक्सप्रेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर। So next question of this session is, which of the following philosophies gives importance to utility and change? कि इनमें से कौन सा फिलोसफी क्या करता है कि यूटिलिटी के ऊपर एम्फासाइज करता है और चेंज के ऊपर एम्फासाइज करता है? ऑप्शन, रियलिज्म्स, आइडियलिज्म्स, pragmatism, naturalism. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज pragmatism। और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट सम ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ pragmatism, दैट इज pragmatism इज ए फिलोसफी जो कि किसी के ऊपर एम्फासाइज करता है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। हो गया कि ये प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज्यादा कर एम्फासाइज करता है, यूटिलिटी के ऊपर ज्यादा कर एम्फासाइज करता है, और ये एम्फासाइज करता है कि जो एक्सपीरियंस है उसी का इम्पोर्टेंस के ऊपर लर्निंग फील्ड में। and it forced that the truth of a belief is determined by the effectiveness its effectiveness is in solving problem and its practical consequences। और ये बिलीव करता है ये जो प्रैक्टिकलिटी है वो क्या कर सकता है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है उसी का एक तरह से सॉल्व कर सकता है। अगर हम लोग की प्रिंसिपल देखिए जो pragmatism में, तो फर्स्ट वन जो आता है वो है यूटिलिटी एंड चेंज। हो गया, यूटिलिटी एंड चेंज कि ये फ्रैग्माटिस्ट फिलोसोफर जो है, फ्रैग्माटिस्ट सपोर्टर जो है, वो लोग के हिसाब से ये ट्रूथ जो है वो वेरी डायनामिक है। हो गया, और ये हर वक्त चेंज होता रहता है, और जो एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट है, हो गया, एक्सपीरियंस और रिजल्ट के हिसाब से ये ट्रूथ चेंज होता रहता है। और ये ज़्यादातर क्या करता है कि जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का, उसी के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। और नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग मतलब क्या है कि यहाँ जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू आना चाहिए। और ये लर्निंग जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इस तरह का कुछ एक्टिविटीज और इस तरह का कुछ वेज में ये जो लर्निंग होना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, और जो कि हाईलाइट करता है क्या, इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशंस इन लर्निंग। कि ये जो प्रैग्माटिस्ट है वो लोग हाईलाइट करते हैं जो सोशल इंटरेक्शंस है, कोऑपरेशन है, वो कितना इम्पोर्टेंट है लर्निंग में, और वो कैसे लर्निंग को प्रमोट करता है। और उसके साथ साथ ये एजुकेशन जो है वो क्या करना चाहिए, एक इंडिविजुअल्स को प्रेफर करवाना चाहिए टू कंट्रीब्यूट
पॉजिटिवली टू सोसाइटी, कि पॉजिटिवली कैसे सोसाइटी को वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए वो प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखिए कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग, और ये कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग में क्या होता है, ऑल लर्निंग इज डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। ओके, कि ये जो लर्निंग जो है वो क्या करता है कि उसका कौन सा कॉन्टेक्स्ट में, कौन सा प्लेस में, कौन सा टाइम में, किस तरह का सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ जो एडेप्टेबिलिटी है एजुकेशनल प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स का नीड के हिसाब से, उसी के ऊपर भी ये ज़्यादातर फोकस कर रहा था। अगर हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का बात करें तो प्रैग्मेटिस्ट जो है वो प्रोजेक्ट मेथड जिसको किलपाट्रिक डेवलप किए थे, हो गया, उसी के ऊपर हम लोग ये प्रैग्मेटिस्ट थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करता है, क्योंकि जो इसी के थ्रू स्टूडेंट का क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सभी का डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स के ऊपर ये एम्फसाइज करता है, और ये इस तरह का प्रोडक्ट है प्रैग्मेटिस्ट फिलोसॉफी, प्रैग्मेटिज्म का, हो गया। और ये लोग बोल रहे थे प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशंस, ओके, इसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, जहाँ के स्टूडेंट को एक हैंड्स ऑन मिल सके। अगर हम लोग टीचर्स का रोल का बात कर सके तो ये टीचर्स जो है एक फैसिलिटेटर का जैसे काम करना चाहिए, जो कि स्टूडेंट का जो लर्निंग जर्नी है वो लर्निंग जर्नी में उनको गाइड कर सके, और उसके साथ साथ एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट और एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, जो कि स्टूडेंट का जो एक्सप्लोरेशंस का जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर कर सके, और सोशल इंटरेक्शन है उसको एक तरह का स्कोप दे सके। नेक्स्ट करिकुलम्स फोकस, और ये करिकुलम शुड बी रिलेवेंट टू स्टूडेंट्स लाइफ एंड इंटरेस्ट, कि करिकुलम्स जो है वो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स का जो लाइफ और इंटरेस्ट है उसके लिए रिलेवेंस होना चाहिए। इरिलेवेंट सब्जेक्ट जो है उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और ये सब्जेक्ट जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ये रिफ्लेक्टिव रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, जो कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर कर सके। See, these are some of the quotes which are being repeatedly asked in different examinations in last some year. The first one is education is not preparation for life. Education is life itself. Who told this? It is given by John Dewey. कि एजुकेशन जो है ये प्रिपरेशंस फॉर लाइफ नहीं है, ये खुद क्या है, ये लाइफ है। नेक्स्ट वो बोले थे वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन ओन एक्सपीरियंस, कि हम लोग ये जो एक्सपीरियंस है उसी से हम लोग सीखते नहीं हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करते हैं एक्सपीरियंस में तब हम लोग क्या करते हैं कि सीख जाते हैं। वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, हो गया, कि हम लोग एक्सपीरियंस से कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जब हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तब हम लोग कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। नेक्स्ट जन डेवी बोले थे फेल्यूर इज इंस्ट्रक्टिव, द पर्सन्स हु रियली थिंक्स लर्न क्वाइट आज मच फ्रॉम हिज फेल्यूर आज फ्रॉम हिज सक्सेस, कि ये जन डेवेज के हिसाब से ये फेल्यूर जो है वो इंस्ट्रक्टिव होता है, और द पर्सन हु रियली थिंक लर्न क्वाइट आज मच फ्रॉम हिज फेल्यूर आज फ्रॉम हिज सक्सेस, कि एक आदमी, एक पर्सन की वो ज़्यादातर किसी से वो लोग सीख सकता है कि फेल्यूर से ज़्यादा सीख सकता है इन कंपैरिजन टू सक्सेस। दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ जन डेवेज। नेक्स्ट वो बोलते थे गिव द प्यूपिल समथिंग, डू नॉट समथिंग, गिव द समथिंग टू डू, नॉट समथिंग टू लर्न, एंड द डूइंग इज of such a nature as to demand thinking, learning naturally result। किस तरह का एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि जन डेवी के हिसाब से एक बच्चा को कुछ करने के लिए दो, ना कि कुछ सीखने के लिए दो, क्योंकि जब एक बच्चा कुछ कर रहा है तब वो ऑटोमेटिकली वो सोचने लगता है, और जब सोचने लगता है तब नेचुरली उसी का जो रिजल्ट है, प्रोडक्शन है, वो लर्निंग ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो इसीलिए जन डेवी बोलते थे कि गिव द प्यूपिल समथिंग टू डू, नॉट समथिंग टू लर्न।
हो गया। इसीलिए वो बोलते थे कि एक चाइल्ड को कुछ करने के लिए दो, ना कि कुछ सीखने के लिए दो। क्योंकि जब कोई चाइल्ड को कुछ करने के लिए दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली सोच रहा है, और जब सोच रहा है वो उसका रिजल्ट क्या हो जा रहा है कि उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो लर्निंग हो रहा है। नेक्स्ट, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू एनेबल इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट देयर एजुकेशन, कि ये जो एम ऑफ एजुकेशन है एक इंडिविजुअल का, वो क्या रहता है कि वो रहता है कि किस तरह से वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, वो होना चाहिए, एनेबल इंडिविजुअल टू कंटिन्यू देयर क्लास एजुकेशन। नेक्स्ट, इफ वी टीच टुडे स्टूडेंट as we taught yesterday's, we rough them for tomorrow। हो गया कि अगर हम लोग किसी को आज पढ़ा रहे हैं, we taught yesterday, है ना, वो क्या बन जा रहा है कि yesterday वाला टच बन रहा है, और टुमारो के लिए वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रफ कर रहा है, इसी का जैसे बन जा रहा है। तो और एक फिर वो बोल रहे थे, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज ग्रोथ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज लाइफ इटसेल्फ, कि एजुकेशन जो है ये एक तरह का सोशल प्रोसेस है, एजुकेशन जो है ये एक तरह का ग्रोथ है, ये प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, ये खुद एजुकेशन ही खुद लाइफ है। नेक्स्ट, द सेल्फ इज नॉट समथिंग रेडीमेड, ये जो सेल्फ है ये कुछ रेडीमेड नहीं है, बट समथिंग इन कंटिन्यूअस फॉर्मेशन थ्रू चॉइस ऑफ एक्शंस, लेकिन ये एक तरह का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है। ओके, ये जो सेल्फ है ये रेडीमेड नहीं है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है थ्रू चॉइस ऑफ एक्शंस, की ये एक्शंस के थ्रू इसी को बनाया जा रहा है। व्हाट इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट parent want for his own child, that must community want for all its children, कि जो व्हाट इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट पेरेंट वांट फॉर हिज स्टूडेंट चाइल्ड, हिज ओन चाइल्ड, कि जो सबसे बेस्ट पेरेंट्स जो रहते हैं, सबसे जो ज्ञानी, जो वाइजेस्ट पेरेंट्स रहते हैं, वो लोग उनका जो चाइल्ड है उनमें से वो लोग क्या डिमांड करते हैं, दैट मस्ट कम्युनिटी वांट फॉर ऑल इट्स चिल्ड्रन। हो गया कि दैट मस्ट कम्युनिटी वांट फॉर ऑल इट्स चिल्ड्रंस, कि वो क्या चाहते हैं, जो कि कम्युनिटी चाहता है एक चाइल्ड से, वो पेरेंट्स उसी से चाहते हैं। डेमोक्रेसी हैज टू बी ब्रॉन ए न्यू एवरी जनरेशन एंड एजुकेशन इज इट मेन वेव। ओके, these are some of the statement given by John Dewey, which has been repeatedly asking from in different examination. So remember to this statement. Next question is, which of the following principle of education is applicable to pragmatism, कि इनमें से दिया गया कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है जो कि प्रैग्मेटिज्म के लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन, ऑल लर्निंग इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, लर्निंग इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, ऑल लर्निंग इज डिपेंडेंट on the context of place, time and circumstances. Answer of this question is option D, that is all learning is dependent on the context of place, time and circumstances. Okay, कि ये जो है ये क्या है कि प्रैग्मेटिज्म का एक तरह का ये प्रिंसिपल है। अगर हम लोग देखिए ये वाला आंसर को कि जो देखिए ऑल लर्निंग इज एंटायरली डिपेंड ऑन टीचर, कि इसी को तो प्रैग्मेटिज्म बिलीव नहीं करता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी स्टूडेंट सेंटर्डनेस के ऊपर बिलीव करता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये क्या बोल रहा है, लर्निंग इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन टीचर, एंटायरली डिपेंड नहीं रहता है, वो एंटायरली एक तरह का स्टूडेंट से वो डिपेंड रहता है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस गेन्स करता है, वह उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली वो लर्निंग की तरफ ले जाता है। ओके, इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ सेंटर पॉइंट में रहता है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, लर्निंग इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, कि ये लर्निंग जो है सिर्फ स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हो गया, यहाँ जो सोसाइटी है, जो टीचर है, उसी का भी रोल आता है। नेक्स्ट,
लर्निंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, की ये लर्निंग जो है ये एक तरह का टीचर और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्टिव प्रोसेस ये भी नहीं है। लेकिन जो आंसर है, ऑल लर्निंग इज डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। यस, दिस इज द आंसर, क्योंकि प्राग्मेटिस्ट बिलीव करते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस के ऊपर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जिस्टेंशियल थिंकर, इनमें से कौन सा फिलोसोफर है जिनको कि हम लोग एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर बोल सकते हैं? ऑप्शन रूसो, किलपैट्रिक, फ्रोवेल, सर्टे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सर्टे। सर्टे जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर है। अगर हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म को दिखे तो ये एक तरह का फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कि एम्फासाइज करता है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के ऊपर, फ्रीडम्स के ऊपर, चॉइस के ऊपर, और इट पोस्ट दैट इंडिविजुअल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग देयर ओन मीनिंग एंड पर्पस। और उसके साथ साथ ये एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो बिलीव करता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बिलीव करता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो खुद रेस्पॉन्सिबल है कि खुद का जो मीनिंग है, खुद का जो पर्पस है, उसी को क्रिएट करने के लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। इस तरह का चीज के ऊपर बिलीव करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। और अगर हम लोग इसी का जो कोर प्रिंसिपल है इसी को हम देखिए तो फर्स्ट जो आता है वो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जिसको कि जीन पॉल सर्टे दिए थे, हो गया। और इनके हिसाब से जो एग्जिस्टेंस है वो पहले होता है, उसके बाद क्या करता है कि क्या होता है कि हमारा एसेंस जो है वो बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए सर्टे का एक बहुत ही फेमस कोट है, मैन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट, encounters himself, surges off in the world and define himself afterwards। ओके, ये एक तरह का स्टेटमेंट है सर्टे का जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट प्रिंसिपल अगर हम देखें, फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो सबसे ज्यादा एम्फासाइज करता है किसी के ऊपर, फ्रीडम्स के ऊपर, रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर जो है वो लोग आर्ग्यू करते हैं कि क्या दैट ह्यूमन्स पोजेसेस रेडिकल्स फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, कि ह्यूमन्स जो है वो एक तरह का रेडिकल्स फ्रीडम जो है उसी को पोजेस करते हैं कि कोई भी चीज करने के लिए। हाउएवर दिस फ्रीडम्स कम विद द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द दोज चॉइसेस। लेकिन ये जो फ्रीडम्स है, रेडिकल्स फ्रीडम्स जो है, ये कहाँ से आता है कि जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से आता है फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चॉइसेस। हो गया। और इसके लिए ये जो सर्टे जो है वो बोल रहे थे वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। हो गया। और इसके लिए ये बोलते थे क्या कि वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, क्योंकि ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से। और इसीलिए ये क्या कर रहे थे, टू बी फ्री को कंडेम्ड हर वक्त कर रहे थे। और इसी को भी बहुत बार पूछा गया है। ऑथेंटिसिटी को अगर हम देखें तो ये बहुत एम्फासाइज करते थे, लिविंग ऑथेंटिकली मीन्स एम्ब्रेसिंग वंस फ्रीडम एंड मेकिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यूज रेदर देन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। कि ऑथेंटिकली मीन्स जो है कि जो एक आदमी का जो फ्रीडम्स है, हो गया, और उसका जो चॉइसेस है उसका खुद का जो वैल्यू के ऊपर बेस करके होना चाहिए, ना कि सोशल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस करके होना चाहिए। अगर खुद के हिसाब से खुद का जो नीड है, वैल्यू है, उसी के ऊपर बेस करके ये हो रहा है, तब वो ऑथेंटिक है। और उसके साथ साथ ये जो है वो इट इन्वॉल्व्स एक्नॉलेजिंग वंस इंडिविजुअलिटी एंड द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। कि ये जो है कि किसी के ऊपर इन्वॉल्व रहता है कि एक्नॉलेजिंग वंस इंडिविजुअलिटी, वो इंडिविजुअलिटीज के एक आदमी का ये इन्वॉल्व रहता है, जो कि जो हमारा सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है उसी को वो फोकस करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है एंजाइटी एंड अब्सर्डिटी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंजाइटी दैट राइजेस फ्रॉम कन्फ्रंटिंग द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ।
हो गया कि ये जो लाइफ का जो अब्सर्डिटी है उसी को कन्फ्रंट करने से जो एंजाइटी का राइज हो रहा है उसी को रिकॉग्नाइज करता है कर्ण कि हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग सर्च फॉर मीनिंग एंड इंडिफरेंट यूनिवर्स। और उसके साथ साथ एंजाइटी को अगर हम देखें तो एंजाइटी कैन लीड टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वन प्लेस इन द वर्ल्ड। कि एंजाइटी जो है वो एक तरह का डीपर अंडरस्टैंडिंग के तरफ हम लोग को लीड करता है ऑफ वन सेल्फ एंड वन प्लेस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग दिखे प्रिंसिपल इंडिविजुअलिटी एंड एलिनेशंस, जो कि फोकस करता है किसी के ऊपर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर, पर्सनल पर्सपेक्टिव के ऊपर, हो गया। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है वो ऑफ्टन क्या करते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं थीम्स को ऑफ एलिनेशंस आज इंडिविजुअल्स ग्रैपल with their freedoms and isolations in a seemingly indifferent world. Okay, these are some of the principles of existentialism from where you will get a lot many questions, because from here also in different exams questions has been asking. So you need to remember this principle: existence, precedes essence, freedoms and responsibility, authenticity, anxiety and absurdity, individuality and alienation. हो गया। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है व्हाट इज absurdity, व्हाट इज authenticity, व्हाट इज anxiety। हो गया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगर हम दिखे कुछ कोट एग्जिस्टेंशियलिज्म का, कुछ बुक्स जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में फिलोसोफर लोग लिखे हैं, बहुत ही फेमस है। फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, ये वाला क्वेश्चन को जीन पॉल सार्त्रे लिखे थे, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी, जो बिहेवियर है वो पूछे से वो लिखे थे। अगर जो तीसरा बुक को दिखे वो है क्या है, नौसिया, जिसको सार्त्रे लिखे थे। बीइंग एंड नथिंगनेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार इसी को पूछा गया है, जिसको कि भी सार्त्रे लिखे थे। फियर एंड ट्रेम्बलिंग्स, कियरकेगार्ड लिखे थे, कियरकेगार्ड का एक कंट्रीब्यूशन है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन, ए फिलोसॉफिकल गाइड, इसी को जो कमिंग है वो रॉबर्ट डी कमिंग, इसी को भी पूछा गया है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन, ए फिलोसॉफिकल गाइड, इसी को कमिंग लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉलेज इज फ्लेडेड बाय रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी, कि इनमें से कौन सा किस तरह का जो नॉलेज है वो क्या किसी से प्लीड करता है, रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है उसी से प्लीड करता है। ए प्रायोरी नॉलेज, ए पोस्टेरियरी नॉलेज, ऑथोरिटी बेस्ड नॉलेज, इंस्पिरेशनल नॉलेज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज ए पोस्टेरियरी नॉलेज। ओके, ए पोस्टेरियरी नॉलेज जो होता है वो एक तरह का टाइप ऑफ नॉलेज है, जो कि क्या करता है कि जो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है उसी को प्ली करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी और इसी का किस तरह का टाइप्स ऑफ नॉलेज है। कि अगर हम लोग रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी को हम देखें तो ये एक तरह का फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है, जो कि क्या करता है, एसेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शंस, की ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव रियलिटी है किसी का, ह्यूमन परसेप्शंस का, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन का, ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो कि एम्फसाइज करता है नॉलेज के ऊपर, जिसी को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफ्टन थ्रू रियलिटी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जिसको कि हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के थ्रू क्या कर सकते हैं कि गेट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी का जो नॉलेज है उसी का टाइप्स को देखें तो यहाँ 3 तरह का नॉलेज देखने के लिए मिलता है। ए प्रायोरी नॉलेज, ए पोस्टेरियरी नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। ओके, जब हम लोग ए प्रायोरी नॉलेज का बात कर रहे हैं, ये एक तरह का नॉलेज है जहाँ की क्या होता है, नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, जो जहाँ की हम लोग को एक्सपीरियंसेस का कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट है, नोन एज प्रायर टू एनी एम्पेरिकल एविडेंस, कि यहाँ कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस से पहले ये एग्जिस्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्रायोरी नॉलेज है। क्योंकि ये प्रायर्स क्या है, प्रायर ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, ये एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम लोग इसको ए प्रायोरी नॉलेज बोलते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल्स वैलिडिटी,
ओके, जब हम लोग मैथमेटिकल ट्रूथ का बात कर रहे हैं 2+2=4, क्योंकि ये पहले से डिसाइड ही है। हो गया कि हम लोग का एक्सपीरियंस इसमें कुछ चेंजेस करने वाला नहीं है। हो गया, क्योंकि ये पहले से फिक्स्ड है। हो गया, लॉजिकल प्रोपोजिशन जो होता है ये सब किसी के ऊपर आता है कि ए प्रायोरी नॉलेज होता है। जब हम लोग ए पोस्टेरी नॉलेज बोलते हैं कि यहाँ जो नॉलेज है वो हमारा जो एम्पिरिकल एविडेंस है, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जब हमारे पास कुछ एम्पिरिकल एविडेंस है, एक्सपीरियंस है, उसके बाद जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह का जो नॉलेज है उसी को कहने पा रहे हैं। और यहाँ इंडक्टिव रीजनिंग्स का जो रोल है वो बहुत ही क्रूशियल रहता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखिए, साइंटिफिक नॉलेज, द सन राइजेस इन द ईस्ट बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, कि हम लोग ये सन जो है वो ईस्ट में राइज कर रहा है। हो गया, इसी को हम लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, एक ही साइड में वो रिपीटेडली राइज कर रहा है, इसलिए इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोस्टेरियरी बोल रहे हैं। और एक है एक्सपीरियंस नॉलेज, जिसी को कि हम लोग बोलते हैं नॉलेज गेन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, कि जब हम लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एंगेज रह रहे हैं रियल वर्ल्ड में, तब जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नॉलेज। हो गया, जो टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू रिविजन बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंस, कि न्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके जो टेंटेटिव सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सपीरियंस नॉलेज बोल रहे हैं, जो कि कैन नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस से पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं था, और कुड बी कंक्लूडेड सोनली फॉर ऑब्जर्वेशन, और जो कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस करके सोनली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन एजुकेशन। हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही बड़ा नेम है एजुकेशन सेक्टर में, तो इनमें से कौन सा उनका एक तरह का कंट्रीब्यूशन था? एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, एजुकेशन फॉर फ्रीडम, ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नेशनलिज्म के ऊपर काम किए थे, डेमोक्रेसी के ऊपर काम किए थे, और फ्रीडम्स के ऊपर भी वो लोग काम किए थे और एम्फसाइज किए थे। इसके लिए ये जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज द सही आंसर। ओके, दीज आर सम ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि विश्व भारती में एग्जिस्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कला भवन, जिसको कि हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स बोलते हैं, संगीत भवन जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एंड ड्रामा म्यूजिक बोलते हैं, चीना भवन जिसको हम लोग चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर्स के ऊपर पढ़ाई करते हैं, पल्ली संगठन विभाग जहाँ की हम लोग रूरल रिकंस्ट्रक्शंस का बात करते हैं, रविंद्र भवन जहाँ की हम लोग टैगोर का जो स्टडीज है रिसर्च उसके बारे में स्टडी करते हैं, हिंदी भवन है, विद्या भवन जहाँ की हम लोग ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस को हम लोग अध्ययन करते हैं, भाषा भवन जहाँ की हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर को स्टडीज करते हैं, विनय भवन जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जिसको बोला जाता है, पल्ली शिक्षा भवन जहाँ की हम लोग जो ये एक तरह का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following philosopher has written the book डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, कि ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है इसको कौन लिखे थे? ऑप्शन M.K. गांधी, R.N. टैगोर, मैरी मोंटेसरी, जॉन ड्यूई। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज जॉन ड्यूई जो है वो डेमोक्रेसी ऑफ एंड एजुकेशन ये वाला बुक को लिखे थे। ओके, दीज आर सम ऑफ द कोट जो कि हम लोग एक तरह से पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी और एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, इफ वी टीच टुडे स्टूडेंट्स आज वी स्टडी वी रॉब देम ऑफ टुमारो। ओके, ये सब हम एक तरह से डिस्कशन कर चुके हैं, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स वी शुड गो फर्दर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, who among the following thinker is credited with the new view that knowledge without character is sin? ओके, इनमें से कौन सा जो फिलोसोफर है उनका हिसाब से ये जो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कि एक नॉलेजेबल इंसान विदाउट कैरेक्टर उसको एक तरह से पाप की तरह मानते हैं, तो ऑप्शन से M.K. गांधी जो है इसका राइट आंसर।
Who of the following educational philosopher has said that the function of education is to help you from childhood not to imitate anybody but be yourself all the time? कि कौन सा फिलोसोफर है उनके हिसाब से जो क्या है एजुकेशन का जो फंक्शन है टू हेल्प यू फ्रॉम चाइल्डहुड, कि वो चाइल्डहुड से हमको हेल्प कर रहा है, नॉट टू इमिटेट एनीबॉडी, ना कि दूसरा किसी को नकल करना, ना क्योंकि वो क्या करता है बट बी योर सेल्फ ऑल द टाइम्स, ना दूसरे से नकल्स करने का ऊपर जो फोकस नहीं करता है, वो खुद का जो सेल्फ है उसी के ऊपर जो फोकस करता है, वो कौन सा फिलोसोफर है? जॉन ड्यूई, गांधी, कृष्णमूर्ति, अरविंदो. Answer of this question is option C, that is Krishnamurti. See, these are some of the quotes from where question has been asking repeatedly in different examinations where Krishnamurti as a part of the syllabus. The first quote is the only teaching is self teaching. वो सेल्फ के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे. हो गया कि कृष्णमूर्ति के हिसाब से जो टीचिंग है वो सेल्फ टीचिंग होना चाहिए, खुद को सिखाना चाहिए. एजुकेशन इज द लर्निंग ऑफ हाउ टू लिव, कि एजुकेशन जो है ये एक तरह का लर्निंग है जहाँ कि हम लोग कैसे लर्न करेंगे उसी के ऊपर, कैसे लिव करेंगे उसी के ऊपर ही हम लोग पढ़ाते हैं. द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ए फ्री इंक्वायरिंग माइंड, कि एजुकेशन का जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए कि एक तरह का जो फ्री और इंक्वायरिंग माइंड को क्रिएट करना वो होना चाहिए. द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प यू फाइंड आउट हु यू आर, कि ये एजुकेशन जो है उसका क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, हेल्प यू फाइंड आउट हु यू आर, कि हु यू आर, हम कौन है उसी को फाइंड आउट करने के लिए वो हेल्प करना चाहिए. एजुकेशन इज नॉट द फीलिंग ऑफ ए पेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर. ओके, ये भी कृष्णमूर्ति का स्टेटमेंट था. राइट एजुकेशन इज नॉट टू हेल्प यू टू फाइंड कैरियर, इट इज टू हेल्प यू टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ व्हाट यू रियली विथ ऑल योर हार्ट लव टू डू. हो गया. If you are a student, what is your future? Just to pass more examination, get a job, and fall into the trap which the past generation has created? This is the question of J. Krishnamurti. Next, to be truly educated is to understand our relationship to all things, to money, to property, to people, to nature, in the vast field of our existence. The school should help its young people to discover their vocation and responsibility and not merely cram their mind with fact and technical knowledge. Next, when there is not the right kind of education, we destroy one another, warn about the consequences of inadequate education on society. So these are some of the quotes of J. Krishnamurti from where you can get questions in different examinations. Next question is, in the progressive school of John Dewey, which of the following practices is followed by a teacher? कि जॉन ड्यूई का जो प्रोग्रेसिव स्कूल का कंसेप्ट है, यहाँ कि टीचर का रोल क्या है? ऑप्शन, फॉलोज पेडागोगी of repeated practice and rote memorization, ensure that all learning is directed toward examination, promote competition rather than collaboration, follows a learning by doing approach based on child's interest. Answer of this question is option D, that is follows a learning by doing approach based on child's interest. Next question, which of the following statement or belief is not application of Buddhism? Option, the world is full of sorrows, people suffer on account of desire, if desire are conquered, nirvana shall be attained, the existence of God and soul must be recognized. Answer of this question is option D,
दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। हो गया कि ये जो है ये एक तरह का जो व्हिच ऑफ द नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलीवर, हाँ कि ये एक तरह का बुद्धिज्म्स का नॉट एक एप्लीकेशन है। हो गया अगर देखिए द रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो, ये है। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, ये भी है। हो गया द डिजायर्स आर कॉन्कर्ड, ये भी है। निर्भरण शाल बी अटेन्स, लेकिन ये द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये सही नहीं है। अगर हम बुद्धिज्म्स का दिखे तो दिस आर सम ऑफ द की एस्पेक्ट फ्रॉम वेयर क्वेश्चन हैज बीन आस्किंग। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज फोर नोबल ट्रूथ, कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फोर नोबल ट्रूथ क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख मार्ग। हो गया द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द कैसेशन ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द कैसेशन ऑफ सफरिंग। हो गया कि ये जो चार है ये क्या है कि फोर नोबल ट्रूथ है। दुख, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफरिंग। हो गया इसी को हम लोग डिप कर रहे हैं, ये हमारा जिंदगी जो है ये सफरिंग से भरा हुआ है। दुख समुदाय, सफरिंग अराइजेस फ्रॉम क्रेविंग्स एंड अटैचमेंट, जब हम लोग क्रेविंग और अटैचमेंट हो रहे हैं वहां से ही ये जो कज है वो देखने के लिए मिलता है और ये कज का जैसे काम करता है। दुख निरोध, इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग बाय ओवरकमिंग डिजायर, कि जब हम लोग डिजायर है उसी को हम लोग, जब हमारा जो डिजायर है उसी को ओवरकम कर पा रहे हैं तब उसी से हमको मुक्त मिल सकता है। मार्ग, और ये डिजायर्स को ओवरकम करने के लिए 8 फोल्ड पाथ बुद्ध दिए थे। वो क्या क्या है इसको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ओके समाधिति, समा संकल्प, समाभाक, समा कामांत, समा अजीब, समा भयामा, समा सती, समा समाधि। ओके दीज आर सम ऑफ द 8 नोबल पाथ गिवन बाय बुद्ध। ओके जब हम लोग कंसेप्ट ऑफ कर्मों का बात कर रहे हैं तो एक्शन सच consequences have consequences that affect future experience. Good actions lead positive outcome while bad actions lead to negative consequences. कि ये बुद्धिज्म्स जो है, बुद्धिस्ट फिलोसोफर जो है कि ये लोग बिलीव करते थे एक्शंस के ऊपर, कर्मों के ऊपर, और वो लोग बोल रहे थे कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं उस तरह का आपको फ्यूचर्स में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे वाला परिणाम मिलेगा, और आप बुरे काम कर रहे हैं तो उस तरह का आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा। और बुद्धिज्म्स में 3 ज्वेल्स में थे जो है बुद्ध, धर्म, संघ। इसीलिए बोला जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओके ये बुद्धम का मतलब क्या था? द एनलाइटेंस वन हु टीच द पाथ ऑफ लिबरेशन। जो एक एनलाइटेंस बुद्धिज्म्स में बुद्धिस्ट फिलोसफी गौतम बुद्ध जो है उनको पहले एनलाइटनमेंट मिला था, इसीलिए इनको माना जाता है। धर्म जो टीचिंग्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म्स, इसी को धर्म माना जाता था। संघ जो मंग नॉन हो गया जो रहते हैं वही कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म्स? जैनिज्म्स का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? मोक्ष, नॉन वायलेंस, रेनुंसिएशन, और द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मोक्ष। अगर हम लोग जैनिज्म्स को दिखे, इसी का जो एक बहुत बड़ा फिगर है वो है महावीर जैन, महावीर चीन। ओके इनको इसी का जो एक सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है जो कि 24th तीर्थंकर थे। ओके अगर हम लोग इसी का जो कोर प्रिंसिपल को देखिए तो अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, ये जो 3 है ये इसी का कोर प्रिंसिपल है, क्योंकि ये जैनिस्ट लोग जो है वो नॉन वायलेंस के ऊपर बिलीव करते हैं। दे आर फंडामेंटल प्रिंसिपल एम्फसाइजिंग नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड डीड, कि इनका सोच, इनका वर्ड, इनका डीड में भी ये क्या रहता है? नॉन वायलेंस रहता है। अनेकांतवाद जिसको हम लोग नॉन एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं, और वो लोग बिलीव करते हैं द बिलीव दैट ट्रूथ इज मल्टीफैक्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर कंसिडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये
ट्रूथ जो है वो मल्टीफैक्टेड है और ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्यों, हम लोग किस पर्सपेक्टिव से उसी को दिख रहे हैं। अपरिग्रह जिसको हम लोग नॉन पोजेशंस बोलते हैं कि ये लोग एडवाइज जस्ट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल्स पोजेशन एंड लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज नेसेसरी, कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि डिटैच करना चाहिए जो मटेरियल्स पोजेशंस जो है उसी से, और हम लोग एक तरह का अटैच होना चाहिए किसी के साथ साथ कि जो नेसेसरी चीजें हैं एक आदमी का रहने के लिए उसी के साथ सिर्फ अटैच रहना चाहिए, नहीं तो डिटैच हो जाना चाहिए। अगर हम लोग 3 ज्वेल्स का बात करें तो वो है राइट बिलीफ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। हो गया। ये 3 जो है ये इसी को क्या बोला गया है, पाथ ऑफ लिबरेशन, और 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म और रत्नत्रय ऑफ जैनिज्म और त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म भी बोला जाता है। वो क्या है, वो राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। हो गया। करेक्ट फेथ, पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, एथिकल लिविंग्स अकॉर्डिंग टू चेन्स प्रिंसिपल, ये है। हो गया। आप लोग को पहले से बता चुका हूं कि गौतम जो हमारा महावीर जीन्स है वो 24 नंबर ऑफ तीर्थंकर थे। हो गया। और जो फास्ट थे वो है ऋषभदेव जिसको कि आदिनाथ भी बोला जाता है। हो गया। और ये जो जैनिज्म्स में जो टेक्स्ट है वो है आगमच, जो कि महावीर का जो टीचिंग है और जो और अदर तीर्थंकर जो है उनका जो टीचिंग है उसी को वहाँ रिकॉर्ड किया गया है। और ये जैनिज्म्स प्रैक्टिस को हम लोग देखिए तो ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियनिज्म्स को फॉलो करते हैं, और जो नॉन वायलेंस है उसी को ये लोग बिलीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन आज न्याय, वेदांत, सांख्य, मीमांसा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज वेदांत। अगर हम लोग वेदांत फिलोसफी को देखिए, इसी का मतलब ही क्या है, द एंड ऑफ वेद, कि वेद खत्म होने के बाद, एंड रेफर्स प्राइमरीली टू द फिलोसॉफिकल टीचिंग फाउंड इन उपनिषद। और यहाँ वो उपनिषद को ही पढ़ाया जाता है और उपनिषद का जो कोर चीज है इसी को पढ़ाया जाता है। अगर हम लोग इसी का कोई कोर कंसेप्ट है इसी को समझे तो ब्राह्मण, आत्मा, माया, मोक्ष, ये वेदांत का जो 4 कोर प्रिंसिपल है। ब्रह्मा का मतलब क्या है, ये द अल्टीमेट रियलिटी और यूनिवर्सल सोल जिसी को माना जाता है, और इनको बोला जाता है कंसिडर द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, कि दुनिया में जो कुछ है ये एग्जिस्ट करता है उसका रीजन्स क्या है, और वो क्या है, वो है ब्रह्मा। नेक्स्ट आत्मा, ये एक इंडिविजुअल सोल है। सी ब्रह्मा जो है ये एक यूनिवर्सल सोल है, लेकिन आत्मा जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल सोल है। बिलीव्ड टू बी आइडेंटिफाइड टू ब्रह्मा, और ये आइडेंटिफाई करता है किसी के साथ, ब्रह्मा के साथ। और इसका जो गोल है वो क्या है कि उसका जो आइडेंटिटी है उसको रियलाइज करना इसका गोल है आत्मा का। माया को अगर हम लोग दिखे तो ये एक इल्यूजरी नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ की एम्फसाइज क्या रहता है, फिजिकल वर्ल्ड को। फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट अल्टीमेट रियलिटी, जहाँ की फिजिकल वर्ल्ड को अल्टीमेट रियलिटी माना नहीं जाता है। मोक्ष, जहाँ की हम लोग लिबरेशन मिलता है रीबार्थ साइकिल से, और जिसको कि अचीव किया जा सकता है नॉलेज के थ्रू, डिवोशंस के थ्रू, सेल्फलेस एक्शन के थ्रू। अगर हम लोग स्कूल ऑफ वेदांत को देखिए तो अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत, वेदांत, ऐसे और भी 2-3 तरह का वेदांत हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो कोर स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो है अद्वैत वेदांत, जिसको कि नॉन ड्युअलिज्म भी हम लोग बोलते हैं, जो कि एम्फसाइज करता है आत्मा के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर, और ये बोलता है कि ये दोनों एक है। हो गया। अद्वैत वेदांत, अद्वैत मतलब एक ही है, 2 नहीं है। हो गया। आत्मा और ब्रह्मा जो है यहाँ एक ये लोग मानते हैं, और आदि शंकराचार्य जो है इसका प्रोपोनेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए विशिष्ट अद्वैत, कि ये भी एक बोलते हैं कि क्वालिफाइड डुअलिज्म्स, और इनके हिसाब से वो लोग मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा जो है वो डिस्टिंक्ट है। हो गया। और वो इंटरकनेक्टेड है। इसको रामानुजो फाउंड किए थे। द्वैत जिसको डुअलिज्म हम लोग बोल रहे हैं,
कि यह आत्मा और ब्रह्मा जो है वो क्लियरली अलग अलग है, और माधवाचार्य जो है इसी को ये लोग प्रोपाउंड किए थे। और ये दो तरह का नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, पर विद्या अपर विद्या। हायर नॉलेज बोला जाता था पर विद्या को, और लोअर नॉलेज बोला जाता था अपर विद्या को। और ये पर विद्या जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लीड कर रहा था। लेकिन अपार विद्या जो है वो वर्ल्डली मैटर के ऊपर ले रहा था। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, कि सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी का फाउंडर कौन है? कन्नड़, मनु, कपिला, व्यास। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज कपिला। सी कि सांख्य फिलोसफी को अगर हम देखें तो इसी का जो फाउंडर है वो है कपिला मुनि। और ये फिलोसफी जो है एक तरह के डुअलिस्टिक सिस्टम्स है। यहाँ दो अल्टीमेट रियलिटीज का बात किया जाता है, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। जो पुरुष है उसको कॉन्शियसनेस बोला जाता है, और ये प्रकृति जो है उसको मैटर माना जाता है। अगर हम लोग देखें तो ये जो फिलोसफी है ये क्लियरली डुअलिस्टिक है, और यहाँ तीन गुणों हमको दिखने के लिए मिलता है, सत्व, रज, तम। इसी को भी बहुत बार पूछा गया है। सत्व, यहाँ से पुरुष कॉन्शियस है या प्रकृति कॉन्शियस है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुष हर वक्त क्या रहता है? कॉन्शियस रहता है, प्रकृति एक मैटर का जैसे रहता है। सत्व जो है वो प्योरिटी है, नॉलेज है, हार्मनी है। रज जो है वो एक्टिविटी है, पैशन है, चाओच है। तमस जो है इनर्सी है, डार्कनेस है, इग्नोरेंस है। इसको हम लोग तमस मानते हैं। अगर हम लोग कजेशंस को देखिए सांख्य फिलोसफी में, तो ये फिलोसफी क्या बोलता है कि asserts that causation does not imply a real transformation of a material cause into the effect, rather it is a relationship between two events। कि ये लोग मानते हैं कि ये जो कजेशन ऑफ सांख्य है वो एक तरह का रिलेशनशिप क्या है कि दो इवेंट के ऊपर ये एक तरह का रिलेशनशिप है। अगर हम लोग सांख्य को देखिए, अकॉर्डिंग टू सांख्य, रियलिटी डज नॉट टू प्रिंसिपल्स consist of two principles, प्रकृति एंड पुरुष, which are independent and absolute। कि ये सांख्य के हिसाब से रियलिटी जो है वो दो प्रिंसिपल से बनता है, एक है प्रकृति, दूसरा वाला पुरुष, और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और एब्सोल्यूट भी है। उसी के साथ साथ ये सांख्य फिलोसफी जो है वो एक प्लुरलिस्टिक व्यू को मेंटेन करता है, और वो रिकॉग्नाइज करता है जो मल्टीपल इंडिविजुअल पुरुष सेल्फ that distinct on a non-interacting। हो गया। और उसी के साथ साथ द माइंड इज कंसिडर्ड an instrument mediating between पुरुष एंड प्रकृति, इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री गुण। कि ये तीन गुणा से, जो तीन गुणा है इसी से इन्फ्लुएंस होकर क्या करता है कि ये माइंड जो है वो जो मीडिएटर का जैसे काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट का जैसे काम करता है। किसके लिए? मेडिएटिंग बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। ये पुरुष एंड प्रकृति को मेडिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। द इंस्टिल हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड द अनरियल। जो रियल पुरुष जिसको बोल रहे हैं, अनरियल प्रकृति जिसको बोल रहे हैं, कि ये दोनों में ये क्या करता है कि एक डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंसेस क्रिएट करता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ सांख्य is to attain liberation moksha by realizing distinction between पुरुष and प्रकृति। शंकराचार्य जी जो है उनको क्या माना गया है? regarded as सांख्य as a main opponent of वेदांत philosophy due to its dualistic stance। कि ये जो dualistic stand है ये क्या करता है कि वो वेदांत फिलोसफी से इसको अलग बनाता है। नेक्स्ट अगर देखिए, in which language were the original Buddhist canons written। कि जो बुद्धिस्ट कैनन जो है, ओरिजिनल बुद्धिस्ट कैनन जो है वो कौन सा इनमें से लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, तिब्बतियंस, प्राकृत। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाली। द स्टेटमेंट दैट एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस emerged out of option Mahatma Gandhi's emphasis on craft-based education through mother tongue, Sri Aurobindo's advocacy of internal education, John Dewey's teaching about all pervasive influence of social environment and education, none of the above. Answer of this question is option C, that is John Dewey's teachings about all pervasive influence of social
एनवायरमेंट ऑन एजुकेशन। तो देखिए कि एजुकेशन जो है कुछ है फिलोसोफर जो कि एजुकेशन जो कि इसको बायोपोलर बोले हैं, कुछ है जो कि ट्राइपोलर बोले हैं। बायोपोलर जो प्रोसेस बोलते हैं एजुकेशन एक बायोपोलर प्रोसेस बोलते हैं। कौन लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ कौन कौन सा दो पोल रहता है, एक है टीचर, दूसरा वाला है स्टूडेंट। और इसको जॉन आडम्स जो है वो एम्फासाइज किए थे और प्रोपोनेंट किए थे, जो कि एजुकेशन जो है वो किसी के ऊपर इन्वॉल्व रहता है, वन पर्सनालिटी एक्टिंग अपॉन अनदर और फैसिलिटेटिंग डेवलपिंग। ओके, और दूसरा वाला जो है वो है ट्राइपोलर प्रोसेस। इसी के वो हमारा जो जॉन ड्यूए है वो प्रोपाउंड किए थे। और जो तीन एलिमेंट, तीन पोल है वो कौन कौन सा है, टीचर्स, स्टूडेंट एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Option: school is a subsystem of society. Society is a subsystem of school. School is a super system of in relation to society. School and society are not related. Answer of this question is option A, that is school is a subsystem of society. Next, which of the following is not a way in which education contribute to social change? Option: creating educated and progressive mind in people, inculcating democratic value, starting a revolution, promoting social mobility. Answer of this question is option C, that is starting a revolution. See, this is social change, and there are some drivers like technological advancement, globalization, cultural exchange, demographic shift. Okay, these are some of the driver of social change. और कुछ की एस्पेक्ट को हम लोग देखिए तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या रहता है, एक तरह का कॉज का तरह काम करता है और उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी रहता है सोशल चेंज का। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसके कारण सोशल चेंज होता है और सोशल चेंज के कारण सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग मटेरियल्स कल्चरल चेंजेस को देखिए, जो कि नॉन मटेरियल्स कल्चरल चेंजेस से बहुत फास्टली ये हमको सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। ओके, और अगर हम लोग इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी को देखिए, जो कि क्या कर रहा है कि हमारा सोशल डायनामिक्स जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। और ये एजुकेशन जो है वो एक तरह का एजेंट का जैसे काम कर रहा है, किसके लिए, ये सोशल चेंज के लिए, जो कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर रहा है, सोशल मोबिलिटी को एम्पावर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अगर हम लोग मास एजुकेशन का रोल को देखें, वो क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है मॉडर्नाइजेशन को और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को। Next, education help social controls by option: making laws for society, educating about social norm and values and implementing those in school, providing education through aims to remove superstitions, none of the above. Answer of this question is option B, that is educating about social norm and values and implementing those in school. अगर हम लोग सोशल कंट्रोल को देखिए तो ये क्या रेफर करता है, टू द मीन्स बाय व्हिच सोसाइटी इंड्यूस कंप्लेंट्स विद नॉर्म एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर हम लोग टाइप का बात करें तो दो तरह का टाइप सोशल कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहता है, मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, एस्टैब्लिश सोशल यूनिटी, रेस्ट्रिक्ट डिसरप्टिव बिहेवियर, प्रिवेंट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? लेजिस्लेशन, पाथ ब्रेकिंग साइंटिफिक इन्वेंशन, पॉपुलर अवेलेबल, कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल ट्रेडिशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल ट्रेडिशन। सी कि ये 25 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो रेस्ट 75 क्वेश्चन है वो भी मैं 3 पार्ट में लेकर आऊँगा। ओके, कि अगर हम लोग इसी को एक साथ ले रहे हैं ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए मैं इसको 3 पार्ट में लेकर आ रहा हूँ।